हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो भैया, आज का टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? CI कहते हैं। तो इसके पहले हमने साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस कर लिया है और हमारे साथ कोई नया जुड़ता है तो वो जा करके पीछे पहले साधारण ब्याज को पढ़ ले, उसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े तो उसको अच्छा समझ में आएगा। चले, हमारा जो डिस्कशन है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, पहले ब्याज समझते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज का मतलब क्या होता है? तो देखो, ब्याज हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज और एक क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमको आज करना है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कशन। तो चले पहले ब्याज को समझिए कि ब्याज होता क्या है। देखिए, ब्याज का मतलब होता है कि मूलधन के अलावा जो भी पैसा मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको 5,000 रुपये की आवश्यकता है और ये 5,000 रुपये मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी से उधार लूँगा। तो मैंने कहा भैया एक काम करिए, 5,000 रुपया मुझे दे दीजिए, थोड़ा मेरा एक काम फंस गया है, वो काम मैं कर लेता हूँ तो फिर आपका 5,000 मैं क्या करूँगा? लौटा दूँगा। तो आप कहेंगे भैया ये जो 5,000 रुपया आप मांग रहे हैं, ये 5,000 रुपया तो मूल रूप से मेरा पैसा है, मैं आपको लौटाऊँ क्यों? आपको दूँ क्यों? तो मैं कहूँगा भैया 5,000 मुझे दे दीजिए, 5,000 के बदले में मैं आपको उसका कुछ ब्याज दूँगा। ब्याज का मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूँगा। तो हमने क्या कितना एक्स्ट्रा देंगे? तो कहेगा 1 महीने बाद आपको मैं 5,500 रुपया लौटा दूंगा। तो मैं कहूँगा हाँ चलो ठीक है। तो ये जो 500 रुपया उसने 5,000 के अलावा पैसा लौटाया है, ये क्या है? यही ब्याज है। तो ब्याज का मतलब मूलधन के अलावा जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ पर समझिए कि ये जो ब्याज उसने लौटाया है, अगर मान लीजिए कि वो 1 महीने के बाद ये हमें पैसा नहीं लौटा पाता, तो क्या कहता कि चलिए भैया हम आपको अगले महीने के लिए पैसा लौटाएंगे, अगले महीने में। तो मैं कहूँगा भैया हर 1 महीने का ब्याज 500 रुपया बन रहा था, तो अगले महीने में लौटाएंगे तो हमको 1,000 रुपया ब्याज चाहिए। मतलब 500 इस महीने का, 500 उस महीने का। बात पक्का हो गया। फिर कहा कि भैया हम 2 महीने में भी नहीं लौटा पा रहे हैं। हमने कहा भैया चलो ठीक है, तीसरे महीने में लौटाना। तो हमने कहा कि तीसरे महीने में हमको फिर 500 रुपया ब्याज चाहिए। यानी जो 5,000 रुपया दिया है हर 1 महीने में, उसमें 500 रुपया क्या बन रहा है? ब्याज। लेकिन यहाँ पर ब्याज हमेशा मूलधन पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मूलधन पर बन रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज में हमने 5,000 रुपया दे दिया किसी को, तो हर 1 महीने का चक्र पूरा होने के बाद 500 रुपया क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। और जितना भी चक्र 1 महीने का पूरा होगा, हर महीने पर मेरा 5,500 रुपया क्या होगा? ब्याज बनेगा। तो ये ब्याज मेरा किसके ऊपर बन रहा है? मूलधन के ऊपर बन रहा है। ओके। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? अगर हमने कहा कि हम भैया चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा आपसे लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि 1 महीने का चक्र पूरा हुआ तो 5,500 रुपया ब्याज बन गया। अब वो ब्याज का पैसा अगर मुझे आप नहीं देते हैं, मतलब मेरा पैसा आप नहीं लौटा पाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अब अगले महीने जो ब्याज बनेगा वो 5,000 रुपये पर नहीं बनेगा, 5,500 पर बनेगा। क्यों 5,500 पर बनेगा? क्योंकि मूल रूप से मेरा पैसा 5,000 रुपये आपके पास था, लेकिन आपने मेरा 500 रुपया क्या किया? ब्याज का नहीं लौटाया। तो मैंने कहा कि वो ब्याज का पैसा मेरा हो चुका है। अगर उसको आप नहीं लौटाते हैं तो अब क्या होगा कि अगले महीने वो ब्याज का पैसा मूलधन में क्या होगा? जुड़ जाएगा। ब्याज का पैसा कहाँ जुड़ जाएगा? मूलधन में। और अब आपको 5,000 रुपये के ऊपर ब्याज नहीं देना है, 5,500 रुपये के ऊपर ब्याज देना है। ठीक। तो अब जहाँ 5,000 रुपये का 500 रुपया ब्याज बन रहा था, तो 5,500 रुपये का ब्याज क्या बनेगा? थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। और थोड़ा सा क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। मान लीजिए कि एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि चलो भैया 600 रुपया अगले महीने का बना। तो अब जब तीसरे महीने में हम पहुंचेंगे तो ब्याज किसके ऊपर लगेगा? 5,000 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा। 5,500 रुपये ये तो था, और 600 रुपये उस महीने का जो ब्याज बना है वो भी मूलधन में क्या होगा? जुड़ जाएगा। यानी 5,500 रुपये आपका मूलधन बन चुका था, उसी में 600 रुपया क्या होगा? जुड़ जाएगा। यानी अब आपको अगला महीना जब बीतेगा तो 6100 रुपया पर ब्याज देना होगा। यानी कि हर एक चक्र पूरा होने के बाद जब एक एक चक्र पूरा हो
जिस रेट से आप ब्याज ले रहे हैं उतने रेट का जो चक्र है वो पूरा हो, तो हर चक्र के बाद जो ब्याज का पैसा बन रहा है वो अगर मूलधन में जा करके जुड़ जाए तो ऐसे केस में, और मूलधन में जुड़ जाए और पूरे पैसे पर ब्याज लगने लगे, तो ऐसे केस में ऐसे ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कन्फर्म हो गया ना बात? तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में बस इतना अंतर है कि साधारण ब्याज में एक बार हमने पैसा ले लिया आपसे 5,000, तो बार बार मुझे 5,000 रुपये पर ब्याज देना होगा, ठीक, और ब्याज जो है वो एकदम फिक्स हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। जब जब आपका ब्याज बनेगा वह ब्याज का पैसा मूलधन में जाके क्या होगा? जुड़ जाया करेगा और पूरे पैसे पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज बहुत तेज़ी से बढ़ता है और साधारण ब्याज में ब्याज बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो मूल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का पैसा हमेशा क्या होता है? मूलधन में जाके जुड़ जाया करता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात यहीं पर और कर लेते हैं कि जैसे साधारण ब्याज निकालने का कोई सूत्र था क्या? तो हम कहेंगे हाँ भैया, साधारण ब्याज निकालने का हमारे पास क्या था? एक सामान्य सा सूत्र था। क्या था सूत्र साधारण ब्याज निकालने के? तो हम जानते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है? PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का क्या था? सूत्र था। जहाँ पर P क्या है? P आपका प्राइमरी अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट इसको बोलते हैं, इसलिए इसको P से दिखाते हैं। जो मूलधन होता है उसको क्या था? P। जिस रेट से ब्याज लग रहा है उसको क्या कहते हैं? R। जितने समय के लिए आपने पैसा उधार दिया वो क्या है? टाइम है, बटे क्या? 100। तो इसके बारे में हमने देख लिया था, यह सही हुआ PRT/100। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र है, तो नहीं भैया। अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र हमारे पास नहीं है। तो फिर है क्या हमारे पास? हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या चीज़? कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जहाँ लग रहा है वहाँ पर डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र तो नहीं है, लेकिन ब्याज सहित टोटल पैसा कितना हो रहा है वो निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है? मौजूद है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, A बराबर P1 + R/100 के पावर क्या होता है? T होता है। जहाँ A क्या है? A का मतलब अमाउंट है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। जब आप जैसे बैंक में जाते हो, कहते हो कि सर मेरा अमाउंट बता दीजिए, तो अमाउंट का मतलब आप उससे क्या कहते हैं कि मेरा बैंक में जितना भी पैसा जमा है उसका ब्याज और मूलधन जोड़ करके मेरा टोटल पैसा कितना बना है वही आप मुझे क्या करिए? बता दीजिए। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है। क्या मतलब होता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। P मूलधन है, 1 + R/100 के पावर T। R क्या है? रेट है, और T क्या है? टाइम है। तो ये हमारा ब्याज सहित कितना पैसा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बता रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज सहित, अगर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और ब्याज सहित कितना पैसा हुआ, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है A बराबर P1 + R/100 के पावर T। कन्फर्म हो गया ना बात? लेकिन इसके अलावा आप कहें कि हमको डायरेक्ट CI निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई सूत्र है तो नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपसे CI पूछ ले तब क्या करेंगे? आप कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछ ले तब क्या करेंगे? तो देखिए ये क्या है? A का मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। तो इसमें से अगर हम मूलधन घटा दें तो हमको क्या मालूम हो जाएगा? ब्याज का पैसा मालूम हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों है। इसमें मूलधन भी है प्लस क्या है? ब्याज भी है। तो अगर इसमें से मूलधन हटा दिया जाए तो ब्याज का पैसा मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए, यही मैं कह रहा था कि CI निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है। आपके पास ये हो सकता है कि आपको मूलधन मालूम हो तो ब्याज सहित कितना पैसा बन रहा है ये निकाल लीजिए, उसमें से क्या करिए? ब्याज का पैसा, मूलधन का पैसा क्या करिए? घटा दीजिए, तो ब्याज का पैसा क्या होगा? मालूम हो जाएगा। तो एक ही सूत्र हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज में, A बराबर P1 + R/100 के पावर T। ठीक, कन्फर्म हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताना, इस सूत्र का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, नहीं तो बाद में आप पछताने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि हम 2 साल के लिए पैसा लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ पैसा आपसे उधार लिया, मान लीजिए 4,000 रुपये हमने आपसे उधार लिया, ठीक है, और मान लीजिए कि 5% के रेट पर लिया। कितने परसेंट के रेट पर लिया? 5% के। तो मूलधन की जगह हम 4,000 रुपया रख देंगे और रेट की जगह हम क्या रख देंगे? 5%। और मान लीजिए हमने दो साल के लिए उधार लिया। कितने साल के लिए उधार लिया? 2 साल के लिए। तो T की जगह हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ये तो बात समझ में आ रही है।
मान लीजिए हमने P रुपया लिया है 1 प्लस R बटे R रेट से पैसा लिया है, और मान लीजिए 2 साल के लिए लिया है, तो 2 साल की जगह हम 2 रख देंगे। इस 2 का मतलब समझ रहे हैं क्या है? इस 2 का मतलब है कि ये कॉस्ट वाली चीज़ क्या बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। जैसे P 1 प्लस R बटे 100, यही चीज़ कॉस्ट वाली चीज़ फिर क्या है? एक बार और लिखा है। अगर मान लीजिए 3 बार होता तब, 3 साल के लिए होता तब यही चीज़ क्या बार लिखते हैं? 3 बार। 4 साल के लिए 4 बार। इसमें कोई डाउट रह गया क्या? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, इसका मतलब कि ये कॉस्ट वाली जो चीज़ है, ठीक है, जितना साल रहेगा उतना बार लिखा जाएगा। क्योंकि अगर देखें रेट, हर साल रेट बराबर हो तो जितना यहाँ रहेगा वहाँ उतना यहाँ रहेगा, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं? घात लगा के लिख देते हैं। लेकिन अगर हर साल रेट अलग अलग हो तब यहाँ पर R1 और यहाँ पर R2, आगे अगर रेट फिर बदल गया तो फिर R3 लिख देंगे। बात समझ आएगी नहीं? इतनी बात समझ आ गई? जैसे कि मान लीजिए हर साल रेट 10% है, तो यहाँ भी 10 रहेगा, यहाँ भी 10 रहेगा। जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं, इसलिए हमने इसको क्या लिखा दिया? घात में लगा दिया। लेकिन अगर पहले साल रेट 5% लिया गया, दूसरे साल रेट 10% लिया गया, तो पहले साल के लिए 5 लिखेंगे यहाँ, और दूसरे साल के लिए क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी कन्फ्यूजन आपको ये करना है, अगर मान लो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 2.5 साल, समय के लिए हमने क्या लिख दिया? 2.5 साल। तो अब घाते में 2 है, तो 2 का मतलब ये चीज़ 2 बार तो लिखा जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये 2.5, ये जो आधा लिखा गया, आधा का क्या मतलब होगा? आधा फिर कैसे लिखेंगे? इसको फिर कैसे लिखेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन फिर आपका फंस जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे कि मान लीजिए अभी हमने कहा कि हम आपसे 10% वार्षिक ब्याज लेंगे, ठीक, तो 6 महीने का ब्याज कितना बनेगा? 5% बनेगा। साल भरे का अगर 10% ब्याज बढ़ रहा है, तो आधा समय का अगर हम ब्याज देखेंगे तो ब्याज हमारा भी क्या होगा? आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है वो टाइम और रेट में क्या रिलेशन बनेगा? अगर टाइम जैसे कि 1 साल का है तो रेट अगर हम 10 कर रहे हैं तो 10, लेकिन अगर टाइम को आधा कर दिया तो रेट भी क्या हो गया? आधा हो गया। यानी कि टाइम का कैलकुलेशन हमेशा किसके साथ चलता है? रेट के साथ। तो अब जितना पूर्णांक है, पूर्णांक घात तो लगेगा। जो ये बटे वाली चीज़ है वो क्या होगा? रेट के साथ आप आके क्या होगा? गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारे है, जैसे इसको इस तरह से कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। अगर यदि t का वैल्यू इस तरह से दे दिया जाए, अगर मान लीजिए t की वैल्यू इस तरह से दे दिया जाए, यदि t बराबर a सही b बटे c इस फॉर्म में हो, तब आप क्या करेंगे? तब आपका a बराबर होगा P 1 प्लस R बटे 100। a सही, जैसे 2 सही 1 बटे 2 लिखा था, तो जितना हम यहाँ पर सही लिखते हैं वो क्या होता है? पूर्णांक होता है, पूरा का पूरा होता है। तो जो पूरा का पूरा होगा वो क्या होगा? घात लग जाएगा, यहाँ पर घात a। और यही कोष्टक वाली चीज़ क्या होगा? फिर से लिखेंगे 1 प्लस R बटे 100। ध्यान रखना यहाँ गुणा रहेगा। अब क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, ये रेट क्या है? ये रेट जैसे ये इतना पूरा था, ये क्या था? आधा था। तो जो आधा हो, तिहाई हो, चौथाई हो ना, उसका हमेशा क्या होता है? रेट में आके गुणा हो जाता है। यहाँ b बटे c, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ध्यान रहेगा? है? इतना ध्यान रहेगा। जो पूरा का पूरा रहेगा वो घात में लगेगा, और जो आधा तिया कुछ भी रहेगा उसके साथ इस तरह से, वो हमेशा रेट के साथ क्या होगा? गुणा होगा। ठीक। अब हम यही बस ये 2 सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 सूत्र नहीं बल्कि ये एक का सूत्र है। a बराबर P 1 प्लस R बटे 100 के पावर t। ये क्यों लगता है? ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज लिया जाए, ठीक है, वहाँ पर अमाउंट निकालने का ये क्या है? सूत्र है। और मात्र हमारे पास एक का सूत्र है अमाउंट निकालने का। इसी से हम क्या करेंगे? हमेशा अमाउंट निकालेंगे। ओके। अब चलिए हम एक एक सवाल, छोटा छोटा सवाल रख करके आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? क्लियर कराते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, पहले दिन का क्लास हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो आगे फिर हमारा पढ़ाई क्या होगा? एकदम आसान हो जाएगा। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको एकदम पूरी तरह से क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। तो आज मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ना। इसके बाद जो है कल से फिर मैं
इस पर अपना काम करना स्टार्ट करूँगा। चलिए अपनी बात को समझाने के लिए मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है, अभी मैं आपको केवल बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कुछ ना, जब पूछूंगा तब फिर आप बताइएगा, ठीक है। मैंने एक छोटा सवाल रखा कि 12,000 रुपया है और 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। 12,000 रुपया ये क्या है, मेरा मूलधन है, क्योंकि मेरे पास मूल रूप से कितना रुपया था, 12,000 रुपया था, और इस पर मैं ब्याज कितना ले रहा था, 10% वार्षिक ब्याज ले रहा था। वो भी कैसा ब्याज ले रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा था। ब्याज तो है लेकिन साधारण ब्याज नहीं है, बल्कि कैसा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज मैं ले रहा हूँ 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक के रेट से। तो मैंने कहा कि 2 वर्ष बाद दर से 2 वर्ष में या 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, 12,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। जो 2,000 रुपया है, सॉरी जो 12,000 रुपया है, वो 12,000 रुपया अगर हम उस पर ब्याज ले रहे हैं 10% का रेट, तो 2 साल में वो पैसा बढ़ जाएगा ना। तो ब्याज सहित तो पैसा कितना हो जाएगा, यही हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। और ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज सहित पैसा अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है A बराबर P 1 + R/100 के पावर T, यही ना। तो चलिए मूलधन हमारे पास कितना है, 12,000 रुपया है। 1 प्लस रेट हमने कितने का लिया था, 10%। और कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। तो टाइम कितना, 2 साल, ठीक। 2 साल में मेरा केवल ब्याज का पैसा नहीं पूछा है, 2 साल ब्याज पैसा कितना हो जाएगा। तो भैया जैसे हमने बैंक में ले जाकर 12,000 रुपया जमा कर दिया, तो अब 2 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि उसमें 12,000 रुपये में मेरा 12,000 रुपया रहबा करेगा, उसका ब्याज भी उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ब्याज सहित कितना पैसा होगा ये पूछा जा रहा है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है। चलिए अमाउंट ए, इसको हल कर देते हैं। 0 से कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपया, इसको हल करिए, 10 के 10, 10 1 11, 11 बटे कितना, 10 घाते क्या 2। अब चलिए इसको हल कर देते हैं, एक लाइन और, 12,000 रुपया हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर 121, स्क्वायर कुछ याद रखिए आप, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 बटे 10 का स्क्वायर कितना, 100। चलो यह 2 शून्य से क्या हो गया, कट गया, यानी कि 121 में और इसका 12 का गुणा हो जाएगा। तो पहले 1 0, 12 के 12, 12 दूनी 24, 1 25, 12 के 12 13 14, 14,520 रुपया। गुणा कर लीजिएगा, गुणा सही है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमाउंट निकालने का हमारे पास सूत्र है। अगर हमसे ब्याज का पैसा पूछता कि 2 साल में ब्याज का पैसा कितना है, तो हम क्या करते, यही 14,520 रुपये में से मूलधन हम क्या करते, हटा देते, तो हमको ब्याज क्या होता मालूम हो जाता। कन्फर्म हो गया ना बात। तो इस तरह से सिंपल, आज मैं आपको सिंपल बातें बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो एक सवाल और आप लिखो। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने से जो सवाल रखा है काफ़ी सिंपल सवाल रखा है, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सवाल क्या है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 16,000 रुपया, एक व्यक्ति गया और किसी साहूकार से 16,000 रुपया ले लिया। तो ये 16,000 रुपया क्या है, मूलधन है। उसने मूल रूप से कितना पैसा लिया, 16,000 रुपया। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस रेट से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए उधार लेता है, 3 साल के लिए पैसा ले लेता है। तो हमको ये मालूम भी है कि उसने 16,000 रुपया लिया, 5% के रेट से लिया, और कितने साल के लिए पैसा लिया, 3 वर्षों के लिए पैसा ले लिया। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए प्राप्त होगा। जब समय समाप्त हो जाएगा तो साहूकार को कितना पैसा मिलेगा, तो मुझे बताइए। 16,000 रुपया मैंने दिया है ना, साहूकार ने कितना दिया है, 16,000 रुपया। तो जब समय समाप्त हो गया तो क्या करेगा, 16,000 रुपया भी लेगा और प्लस में प्लस क्या लेगा, 16,000 रुपये का जो ब्याज बनेगा वो भी लेगा। यानी ब्याज प्लस मूलधन वो दोनों लेगा।
तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज और मूलधन दोनों पैसा एक साथ निकालने के लिए हमने एक सूत्र निकाला है, क्या? अमाउंट ना, अमाउंट का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो अमाउंट ए बराबर हमारा होता है क्या? P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या? T। यही होता है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए भैया मान रख देते हैं सीधे सीधे। मूलधन हमने कितना लिया था? 16,000। 1 प्लस रेट हमने कितने परसेंट लगाए थे? 5% बटे 100। और टाइम कितना साल? 3 साल। तो यहाँ पर घाते में क्या लगा दिया? 3। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए। देखो हल यहाँ से कर देना, 5 से काटो ना, 5 के 5, 5 दूनी 10। ओके, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 16,000, ये क्या है? 20 के 20, यहाँ पर ऐसे गुणा होगा तिर्यक, 20 के 20 ना, और यहाँ जो भी है प्लस है तो प्लस, कितना प्लस है? 1। तो 20 के 20, 20 1 21, 21 बटे कितना? 20, घात में है कितना? 3। चलो भैया 16,000 21 का घात 3 कितना होगा? 21 के घाते 3 कितना? ठीक, 21 का क्यूब होता है 92 61, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो 21 का क्यूब की जगह 92 61 बटे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधे कितना? 8,000। यहाँ से काट दीजिए, 8 के 8, 8 दूनी 16, 2 बार में कट जाएगा, बाकी आप गुणा कर लीजिए। चलिए 2 के 2, 2 छक 12 की 2, 2 दूनी 4, 4 1 5 और 2 9 18, 18,522 रुपये। यही हो गया क्या? अमाउंट। तो अमाउंट निकालने सबको आ गया होगा। अमाउंट निकालना बहुत आसान काम है। अमाउंट कब कैसे निकालेंगे? अगर हमको मूलधन मालूम है, रेट मालूम है और टाइम मालूम है तो अमाउंट हम निकाल सकते हैं। तो सबको अमाउंट निकालने आ गया, कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। चलिए अब हम सवाल थोड़ी सी बदलते हैं। अगला सवाल लिखे। चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने सवाल क्या रखा है? 2,000 रुपये का 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो इस बार देखिए मैं ब्याज सहित पैसा कितना होगा ये नहीं पूछा हूँ, केवल 2 साल का क्या पूछा हूँ? चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा। यहाँ देखिए 2,000 रुपया क्या है? मूलधन है। और 2,000 रुपये का किस रेट से? 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मान आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा कितना होगा। तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोई सूत्र है आपके पास? नहीं। ब्याज सहित पैसा निकालने का सूत्र है। तो भैया 2,000 रुपये का 15% वार्षिक के रेट से 2 साल का ब्याज सहित पैसा कितना बनेगा ये तो निकाल लीजिए। उसके लिए क्या है? अमाउंट ए बराबर क्या? P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या? T, टाइम T। यही, ये 2 साल का ब्याज सहित पैसा निकल जाएगा। और इस ब्याज सहित पैसे में से हम क्या कर दें? मूलधन क्या कर दें? घटा दें। तो मेरा अब क्या बन जाएगा? ये ब्याज का पैसा। तो पहले तो मूलधन हमको मालूम है, तो पहले ब्याज सहित पैसा निकाल लें। चलिए निकालते हैं। मूलधन कितना है? 2,000 रुपये। 1 प्लस रेट कितना है? 15% बटे 100, टाइम का साल 2 साल। मान तो रख ही लेंगे, 5 से काट दें, 5 3 15 और 5 दूनी 10। चलिए भैया कितना हो जाएगा? 2,000 ये है, 20 के 20 और 20 3 23, 23 बटे 20, घाते में कितना है? 2 है। अगर इसको हल किया जाए तो ये 2,000, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर होता है 529। याद रखिएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। तो 529 बटे 20 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 400। चलो भैया 2 शून्य से क्या हो गया? कट गया। 4 के 4, 4 5 20, बाकी आप गुणा कर लीजिए।
तो 5 9 45 की 5, 5 दूनी 10, 10 4 14, अब 5 5 25, 25 1 26, 2645 रुपया क्या है ये? ब्याज सहित पैसा है। तो आपसे अमाउंट नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? केवल ब्याज का पैसा। तो यही 2645 रुपये में से हम घटा दें क्या 2000 मूलधन, 645 रुपये, यही मेरा क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो यही मैं कह रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई सूत्र नहीं है, हमेशा अमाउंट निकालने का सूत्र होता है। तो अमाउंट निकाल करके मूलधन घटा देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मालूम हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना बात? तो ये मैं बात कर रहा था, तो मुझे लगता है आपको बात कंफर्म हो गया होगा। नहीं, एक बात इसको चेक करने के लिए एक सवाल मैं आपके सामने और रख दे रहा हूँ, सवाल लिखिएगा। चलो भैया, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और अपने बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है यहाँ। सवाल देखिएगा, सवाल क्या है? एक व्यक्ति किसी साहूकार से 12,500 रुपया, एक व्यक्ति गया और एक साहूकार से कितना पैसा ले लिया? 12,500 रुपया, 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। भैया 12,500 रुपया लिया और कितने रेट से लिया? 40% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। और कितने समय के लिए लिया? 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? केवल चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा पूछा है। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई सूत्र है? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूत्र नहीं है, ब्याज सहित पैसा निकालने का सूत्र है, यानी अमाउंट निकालने का सूत्र है। और अमाउंट ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या टाइम T, यही होता है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, मूल रूप से कितना पैसा दिया गया था? 12,500 रुपया। कोष्ट में लिखना है 1 प्लस रेट कितना? 40। अब कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ये ब्याज सहित पैसा हम निकाल लेंगे, इसमें से मूलधन क्या करेंगे? हटा देंगे, तो हमको ब्याज का पैसा मालूम हो जाएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। क्या हल करने में दिक्कत है क्या? 20 से काटिए ना, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कट तो गया 20 से। चलिए 12,500 और 5 के 5, 5 दूँ 7, 7 बटे कितना? 5, घाते में कितना? 3। चलिए 12,500 गुणे 7 का क्यूब कितना? 343 होता है, याद रखिएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343। तो 343 बटे क्या? 5 5 25 5 125, 125। अरे वाह, यहाँ देखिए 125, ये 125 से क्या होगा? कट जाएगा, 2 शून्य बचेगा। इसका मतलब कि 343 के आगे क्या होगा? 2 शून्य और लग जाएगा। ये ब्याज सहित पैसा है। आपसे ब्याज सहित पैसा नहीं पूछा गया था, केवल क्या पूछा गया था? कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा। तो 34,300 इसमें से घटा देंगे। मूलधन कितना था? 12,500। घटा लीजिए, 0 0, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया कितना? 8। 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 2, 21,800 रुपये। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब एक बात आपने और क्लियर कर लिया कि हमेशा अमाउंट निकालने का हमारे पास सूत्र होता है, सीआई निकालने का कोई सूत्र नहीं होता है। तो कंफर्म हो गया ना? अब 1-2 बात और बेसिक अपना क्लियर करिए। चलिए एक सवाल मैं रखता हूँ यहाँ पर सामने, इस सवाल को देखिएगा और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपके सामने जो मैंने सवाल रखा है वो बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रखा है। सवाल क्या रखा है मैंने आपके सामने? एक व्यक्ति किसी साहूकार से, एक व्यक्ति जाता है और किसी साहूकार से क्या करता है? 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। 12,000 रुपया 2 साल के लिए उधार ले लेता है। तो जाहिर सी बात है कि भाई गया 12,000 रुपया 2 साल के लिए क्या किया? उधार ले लिया। अब फिर कह रहा है यदि पहले व दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% और क्या हो? 20% वार्षिक हो,
अब हमने देखा कि इस बार 2 साल है, 2 साल के लिए उधार तो लिया है, लेकिन 2 सालों के लिए अलग अलग, पहले साल के लिए उसने ब्याज का दर कितना रखा 25% और दूसरे साल के लिए ब्याज का रेट कितना रखा 20%। तो 2 साल के लिए उसने लेकिन रेट अलग अलग रखा। तो आपको बताना है कि समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो भैया जब समय समाप्त हो जाएगा तो केवल ब्याज तो लेगा नहीं, ब्याज और मूलधन क्या करेगा, दोनों लेगा। मेरी बात समझिए, जब समय समाप्त हो जाएगा तो केवल ब्याज थोड़े ना लेगा। अगर हमने आपको पैसा दिया है मान लीजिए 5000 रुपये और समय समाप्त होने के बाद केवल मैं आपसे ब्याज लूँगा, नहीं, मैं आपसे ब्याज और मूलधन क्या करूँगा, दोनों लूँगा। यानी समय समाप्ति पर कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, उसको जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, अमाउंट प्राप्त होगा। ओके, और अमाउंट निकालने का हमारे पास सूत्र है क्या, बिल्कुल सूत्र है। ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 के पावर क्या, टाइम T। कोई डाउट है इसमें, नहीं। अच्छा, मूलधन मुझे दिया हुआ है। अच्छा, इसी सूत्र को मुझे एक्सप्लेन करके लिखना होता 2 साल के लिए, तो मैं कैसे लिखता, A बराबर P1 + R/100 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल का मतलब घात में क्या लगता, 2, और घात में 2 लगने का मतलब क्या हो गया, घात में 2 लगने का मतलब कि A बराबर P1 + R/100, इसी का घात 2 है, इसका मतलब इसी चीज़ को कब लिखा गया है, 2 बार। यानी एक बार फिर से 1 + R/100, ये बात समझ आएगी नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर रेट कुछ और है, यहाँ पर रेट कुछ और है। अगर दोनों जगह रेट समान रहता तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते, ऐसे, लेकिन रेट अलग अलग होने की वजह से अब रेट की जगह क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। कंफर्म हो गया ना बात। तो अब इसी में पहले साल का रेट मान लो R1 है, दूसरे साल का रेट क्या है, R2 है। तो सूत्र कैसे लिखेंगे, A बराबर P की जगह कितना रखना है, मूल पैसा कितना है 12,000 रुपये, 1 + पहले साल का रेट क्या है 25%, क्वेश्चन 1। फिर 1 + दूसरे साल का रेट कितना है 20%, क्वेश्चन 1। बस इसी को हल कर लेना था। चले हल कर देते हैं। 25 के 25, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 20 के 20 और 20 पंजे 100। चलिए हल कर देते हैं। 12,000, 4 के 4, 4 1 5, 5/4, अब 5 के 5, 5 1 6, 6 क्या 5। एक काम करते हैं, 5 से कैंसिल, 4 से काट देते हैं, 4 के 4, 4 3 12, और यहाँ से 36 18, यानी 18,000 रुपया। तो यही मैं कह रहा था कि अगर टाइम जैसे 2 साल 3 साल कुछ भी दिया हो, लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट हो, तो यही वाला कॉस्ट वाला चीज़ क्या होगा, अलग अलग रेट बार आप लिख देंगे। कंफर्म हो गया ना बात, इसी को मैं कह रहा था। तो ये कंफर्म हो गया। अगर जैसे हर साल रेट 25% होता तो यहाँ भी 25 होता, यहाँ भी 25 होता, और 25-25 सेम था तो इसको अलग लग जाता फिर। लेकिन अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट है, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। कंफर्म हो गया ना बात। चले, नहीं अगर कंफर्म नहीं है तो एक सवाल और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने सवाल फिर से रखा है आपके सामने, और बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए रखा है। क्या सवाल रखा है कि 15,000 रुपया है और 3 वर्ष बाद कितने रुपये हो जाएगा। तो 15,000 रुपया 3 साल के बाद कितना रुपया हो जाएगा। यानी ये केवल ब्याज का पैसा नहीं पूछ रहा है, ब्याज सहित कितना पैसा हो जाएगा ये पूछ रहा है। यानी अमाउंट आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए 10%, 20% और 30% है। यानी हर साल ब्याज का रेट क्या है, अलग अलग है। तो हमारे पास अमाउंट निकालने का एक ही सूत्र है, A बराबर क्या P1 + R/100 के पावर क्या, टाइम T। कितने सालों का टाइम हमको दिया है, 3 सालों का। 3 सालों का टाइम होने का मतलब समझ रहे हैं, A बराबर P1 + R/100 के पावर कितना 3 ना। अगर रेट हर साल एक ही रहता तो यहाँ रेट का वैल्यू रख देते, हमको सब कुछ ठीक था। लेकिन रेट अलग अलग सालों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो अगर इसी को हम एक्सप्लेन करें और थोड़ा सा बढ़ाएं तो इसी बात को, घाते में 3 होने का मतलब क्या है कि ये जो कॉस्ट वाली चीज़ है क्या बार लिखा गया है, 3 बार। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 + R/100, फिर 1 +
आर बटे 100। कुछ लोग यहाँ प्लस लगा दे रहे हैं, प्लस नहीं होगा, गुणा ही होगा वो। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं। अब चूंकि अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट हमको रखना है, तो यहाँ पहले साल का रेट, यहाँ दूसरे साल का रेट और यहाँ तीसरे साल का रेट, R1 यहाँ R2 और यहाँ पर क्या R3। तो डायरेक्ट हम अमाउंट निकाल लेंगे। चलिए अमाउंट निकालते हैं। मूलधन की जगह कितना 15,000 रुपये, 1 प्लस रेट की जगह कितना, पहला साल का रेट 10%, फिर 1 प्लस दूसरे साल का रेट कितना 20%, फिर 1 प्लस तीसरे साल का रेट कितना 30%। बस इसी को हल करना था। चलिए आइए हल कर देते हैं। एक काम करते हैं ना, 0 0 से 0 0 से 0 0 से कैंसिल कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 10 के 10 से 10 1 11, 11 बटे कितना 10, 10 के 10 10 2 12 बटे 10 और 10 के 10 10 3 13 बटे 10। देखिए 1 शून्य 2 शून्य और 3 शून्य, यहाँ से 3 शून्य क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना। और अब यहाँ से बाकी हम क्या कर लें, गुणा कर लें। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। एक काम करिएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, मैं गुणा करके एक साथ लिखा हूँ। कितना हो जाएगा 2000 25,740 रुपये। क्लास के लोग गुणा किए हैं यही बता रहे हैं, तो आप लोग गुणा चेक कर लीजिएगा। गुणा करने का कोई औचित्य नहीं है ना, तो गुणा कर लेना है आपको। बस बात कर लेते हैं किसके ऊपर, जो हम लोग कह रहे थे ना, जैसे टाइम 2.5 साल दे दे, 3.5 साल दे दे, तब क्या करेंगे। जैसे टाइम यहाँ तो 3 साल दे रहा है, अगर 2.5 साल दे देगा, 3.5 साल दे देगा, तब उसके लिए क्या होगा, तो वही जितना पूरा का पूरा टाइम होगा वो घात में लगेगा, और जो आधा तिया टाइम होगा वो क्या होगा, वो हमेशा रेट के साथ जाके क्या होगा, गुणा होगा। जिससे सवाल लिखे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखे, चलो भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस बार मैंने अपने बात को समझाने के लिए एक सवाल बोर्ड पर रखा है। सवाल क्या है, 40,000 रुपया है। कितना रुपया है, 40,000 रुपया है। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको समय जो है वो कितना रख दिया है, 2.5 वर्ष रख दिया है। यानी यहीं पर टी का वैल्यू जो हम 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे पूर्णांक में रखते थे, इस बार हमने टी का वैल्यू क्या रखा है, 2.5 वर्ष रखा है। ओके, मूलधन हमको मालूम है, कितना मूलधन है मेरा 40,000 रुपया है। रेट कितना है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का रेट है। ठीक है, तो करा 2.5 सालों में कितना रुपया हो जाएगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा, जितना भी रुपया होगा उसमें मूलधन और ब्याज दोनों होगा, यानी अमाउंट। और अमाउंट निकालने का सूत्र हमारे पास मालूम है। अमाउंट ए बराबर क्या होता है, अमाउंट ए बराबर होता है P1 प्लस R बटे 100, R बटे 100 के पावर क्या, टाइम टी। यही तो सूत्र होता है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर है कि घात में 2.5 लगा है। जैसे यहाँ पर आपको ये समस्या नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने कहा भैया ये 3 के पावर 2 है, इसका मान बताइए। आप कहेंगे सर 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 इसका मान है। लेकिन अगर मैं 3 के पावर 2.5 कर दूं तब आप मान बता पाएंगे, तब आप मान नहीं बता पाएंगे। तो समस्या तो है। टाइम अगर पूर्णांक होता तो हम तुरंत निकाल लेते, लेकिन अब टाइम पूर्णांक में नहीं है। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 के पावर में जो टी है, टी की जगह जो 2.5 साल लिखा है, ठीक है, तो ये 2.5 का मतलब 2 साल पूरा का पूरा है। जो पूरा का पूरा है उसको तुम घात में ऐसे लगाओ ना। फिर अब अगला क्या करते हैं, जैसे घाते में 3 होता तो ये कोष्ट वाले चीज़ को 2 बार लिख दिए, एक बार और लिखते हैं हम 1 प्लस R बटे 100, एक बार और लिखते हैं। लेकिन ये 3 नहीं है, 2.5 ही है। 2.5 होने का मतलब कि अब जो टाइम बच रहा है हमारा आधा, वो रेट को क्या कर देगा, आधा कर देगा। यानी वो जो 2.5 बच रहा है वो रेट के साथ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। करने का मतलब जैसे कि साल भले के, अगर वो 1 साल के लिए रेट तुम 12% ले रहे हो, तो जैसे 6 महीने के लिए रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं बात। तो इसी को मैं कह रहा था कि अगर टी बराबर, यही शुरुआत में मैंने लिखा था ना, कि यदि टी बराबर क्या हो, ए सही बी बटे सी हो, इस फॉर्म में हो, तो तब ऐसे केस में ये कैसे निकालेंगे, तब ए बराबर हम लिखेंगे P1 प्लस R बटे 100। जो पूर्णांक में है उसको हम घात में यहाँ लगाएंगे ना,
अब फिर 1 प्लस आर बटे 100। अब जो ये मतलब हिस्सा बच रहा है उसका रेट के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। वही बात मैं कह रहा था। कंफर्म हो गया कि नहीं बात ना? जैसे अब जैसे 7.5 साल लिख देता तो 7 यहाँ लगाते और जो भी उसका भिन्न वाला हिस्सा होता वो रेट को उसका रेट के साथ क्या हो जाता, गुणा हो जाता। ठीक, क्योंकि 7.5 का मतलब ना तो 8 है ना तो 7 है, तो 7 तो पूरा का पूरा है ना। जैसे 8 होता हम क्या लिखते, घात में 7 बार गुणे 1 बार और, तो वो पूरा 1 बार तो है नहीं, तो जो पूरा 1 बार नहीं है वो क्या करेगा, रेट को ही क्या करेगा, जितना वो हो रहा है उतना परसेंट रेट को क्या करेगा, कम कर देगा, उतना गुना वो रेट को क्या करेगा, कम कर देगा। तो चलिए अब हम मान रख सकते हैं पी का मूलधन कितना है, 40,000 रुपया। 1 प्लस रेट कितना, 20/100, घाटे में कितना 2, 2.5 साल का मतलब 2 तो पूरा है। फिर 1 प्लस रेट कितना था 20 में आप क्या करेंगे, आधा को गुणा बटे 100, ये कर लेंगे। कंफर्म हो गया ना बात? चलिए 40,000 रुपया और इसको थोड़ा सा हल कर दिया जाए तो 20 के 20 और 20 पंजे 100, 5 के 5, 5 1 6, 6/5, तो 6/5 का स्क्वायर भी लिख देते हैं, 6 के 36 बटे कितना 25, और इसको हल कर देते हैं। ये देखिए 2 से कटेगा, 2 के 2 10 और 1 0 से कट जाएगा, तो 10 के 10, 10 1 11, 11 बटे कितना 10, काट देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, 1 0 से काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 5 25, 5 8 40, फिर 5 से काट देते हैं, 5 के 5, 5 के 5, 5 6 30, 160। बाकी आपको गुणा करना होगा, कोई गुणा किया है क्या, 63,360 रुपये गुणा कर लीजिएगा आप ना, क्लास के बच्चे गुणा किए हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो यही मैं कह रहा था कि अगर टाइम कभी ना पूर्णांक में ना हो तो जितना उसका पूरा वाला हिस्सा है वो तो घात में लग ही जाएगा। जैसे 4 साल है तो 4, अगर जैसे 2.5 साल था तो 2 साल तो पूरा है, वो घात में लगेगा। लेकिन अब अगला जो है क्या होगा, यही चीज़ आप फिर से लिखेंगे ना। जैसे 3 साल होता तो घात एक बार पूरा रहता था, लेकिन 3 तो नहीं है, 2.5 है, तो 2.5 क्या करेगा, वही रेट को क्या करेगा, रेट के साथ उसका जाके क्या होता है, गुणा हो जाता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कि अगर हमने 10% रेट लिया है वार्षिक, तो अगर हम छमाही की बात करने लगेंगे तो 5% हो जाएगा ना। तो हमेशा किसको प्रभावित करेगा, रेट को। तो ये सूत्र नहीं है, इसी बात को फंडामेंटल ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बेसिक तौर पर A = P 1 + R/100 के पावर T का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कल से कि कंपटीशन में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराया, अब आप हेडिंग लेके डालिए गुना आधारित प्रश्न। गुना आधारित प्रश्न, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कल से ना। लेकिन अब हम बात यहाँ इतना जो है आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो बेसिक बात है आपको समझ में आ गया होगा, और इतनी बात को आप सीख करके तब हम आपसे क्लास में कल मिलेंगे ना। पूरा पहले आपको सीखना है इतनी बात। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम वीडियो में आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।